नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। लॉकडाउन 2.0 में मैं तमाम प्रदेश की सरकारों से बात कर रही हूं, उन राज्य सरकारों से, कि वो किस तरीके से लॉकडाउन 2.0 के बाद सरकारी और प्राइवेट कामकाज को शुरू कर रहे हैं, क्या है उनकी प्लानिंग। देखा यह जा रहा है कि मंडियों में फसलें भी आनी शुरू हो गई, उनकी खरीद फरोख्त हो गई है। तो इस तरीके के कोरोना काल में जिंदगी को पटरी पर लाने की जो कोशिश की जा रही है, उसी कोशिश की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आमने सामने में मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस बहुत कम हैं। अभी तक 36 मामले शायद सामने आए हैं। 35। अच्छा, 35 जी, 35 है, और वो भी 5 जिलों में सिमट के रह गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि 20 तारीख के बाद आपकी सरकार जो 5 जिले हैं उनको छोड़ करके लॉकडाउन को खोल देगी और जिलों में? अभी तो जिस प्रकार से हमारा केंद्र सरकार द्वारा एक निर्धारित कार्यक्रम है जो लॉकडाउन पूरे देश भर में है, और हिमाचल प्रदेश में भी हमने उसको लागू किया। और हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन में हमने तो कर्फ्यू रखा हुआ, अभी तक भी हमने कर्फ्यू में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी है। और ऐसी सूरत में अब हमारा जो एग्जिट प्लान जो है वो 20 तारीख के बाद धीरे धीरे जो है उसको हम शुरू करेंगे। और उसमें केंद्र सरकार ने हमको गाइडलाइंस दी हैं कुछ चीजों को लेकर के, उन चीजों का भी पालन करेंगे। और अभी हिमाचल प्रदेश में जहां 12 जिलों में से 7 जिले हमारे ग्रीन जोन में है, जहां एक भी कोरोना का हमारा पास पॉजिटिव केस नहीं है। तो उस सूरत में मुझे लगता है कि हमें बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आएगी। और हिमाचल प्रदेश में अभी जो 35 नंबर है, 35 जो कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव केसेस का, उसमें भी हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी सिर्फ 18 लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनको हमने आइसोलेशन में रखा है। और इसके अलावा बाकी पेशेंट जो है हिमाचल प्रदेश में कोई भी नहीं है। अभी बाकी पेशेंट जो है वो सारे के सारे जो है वो ट्रीट होकर के ठीक होकर के चले गए। अच्छा, तो अच्छा, ये जो 35 केसेस आपके प्रदेश में हैं, तो ये क्या माना जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात के कारण थे? अदरवाइज हिमाचल में कोई केस नहीं था और कहीं से कुछ नहीं आया था? नहीं, इसमें ऐसा तो नहीं। शुरू में 2 मामले आए थे जिनकी फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री थी। एक दुबई से आए थे और दूसरे सिंगापुर से आए थे। दूसरे सिंगापुर से आए थे, और सिंगापुर से, और वो दोनों पॉजिटिव निकले और दोनों का ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद वो रिकवर हुए और वो नेगेटिव होकर के चले गए, वापस अपने परिवार के साथ है। अब होम क्वारंटाइन में रखा हुआ उनको। लेकिन एक इंसिडेंट बीच में हुआ कि एक तिब्बतन जो है वो अमेरिका से वो ट्रैवल करके आए और सीधे वहां दिल्ली पहुंचे। दिल्ली कुछ दिन रुके और दिल्ली के बाद वो बाय रोड जो है वो धर्मशाला पहुंचे। वो एक दिन ही धर्मशाला पहुंचने के बाद जो है वो उनकी तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल ले गए, तो उनकी डेथ हो गई। एक ही दिन वो रहे यहाँ। तो एक ये डेथ जो है, ये एक मामला जो है वो डेथ का भी इस प्रकार से आया था। लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश में और मामले हमारे पास नहीं आ रहे थे। उसके बाद बड़ी घटना हमारे पास जो घटित हुई, वो घटित हुई हमारी जो दिल्ली में मरकज हुआ। उस मरकज में हिमाचल से भी तबलीगी जमात के लोग गए थे। वो वापिस आकर के अलग अलग जगह गए और उनके मामले पॉजिटिव निकले। अभी जो 35 लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं अभी तक, 35 में से 24 लोग तबलीगी जमात के। जी। तो ऐसी परिस्थिति में इनके कारण जो है वो हिमाचल प्रदेश में हमारी स्थिति थोड़ी खराब हुई। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अब कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी हमारे पास कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मामले जितने आए हैं वो रिकवर हो रहे हैं, और बहुत जल्दी वो 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास बहुत कम लोग रह जाएंगे हिमाचल प्रदेश में तो आइसोलेशन में। जी, जयराम जी, देखा ये गया कि तमाम प्रदेश की सरकारों ने तबलीगी जमात को अक्यूज किया कि उनके कारण ही कोरोना फैला पूरे देश में, और इसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भी होने लगा। लोगों ने कहा कि मुसलमानों ने कोरोना को फैलाया। कल मैं बात कर रही थी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा कि कोरोना फैला जरूर है लेकिन इसको धर्म
के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या ये जो कोरोना है वो सिर्फ और सिर्फ तबलीगियों के कारण इस तरीके से फैला है पूरे देश में? और देखिए, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि तबलीगियों के की वजह से ही फैला है ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत ज्यादा मामले तबलीगियों के एक साथ जो है पूरे देश भर में जो देखने को आए, उसके कारण अगर आज की जो स्थिति हुई है, पूरे देश भर में मामले बढ़े हैं, तो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि जिन प्रदेशों में एक भी मामला कोरोना वायरस का पॉजिटिव नहीं था, वहां पर भी अगर कोई पहुंचाने में किसी ने कोई काम किया तो इन तबलीगियों की वजह से हुआ। मुझे वो धर्म का जिक्र नहीं करना, मैं धर्म के जिक्र का उसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं करता हूं, लेकिन इस घटना ने जो है पूरे देश को जो है वो बहुत विचलित किया है, बहुत चिंतित किया है, क्योंकि उसके बाद इनका सहयोग और कॉपरेशन अगर हम देखें सारी चीजों में, इस दौरान इस महामारी से लड़ने के लिए जो होना चाहिए था, वो भी कई जगह मिसिंग देखा। डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल के साथ बदसलूकी करना, पत्थर मारना, ये बहुत विचित्र परिस्थिति है। वो उनकी जिंदगी के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके बचाने का काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो लोग जो है इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग्य नहीं। आपके यहाँ जो तबलीगी आए और आपके यहाँ जो उनके कारण फैला, क्या उनका व्यवहार ठीक था? क्या उन लोगों ने ठीक से अपने जो मेडिकल स्टाफर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके साथ उनका व्यवहार ठीक था? वो बात को समझ पा रहे थे कि क्या है? हिमाचल प्रदेश में तो जहां तक जितने भी लोग ये लोग तबलीगी जमात के जो यहाँ पर जो पॉजिटिव आए और पॉजिटिव के साथ और भी जिनका हमने ट्रीटमेंट के लिए उनको बुलाया, जो उनके प्राइमरी कांटेक्ट में थे, उनका कॉपरेशन तो ठीक रहा, लेकिन एक परिस्थिति निर्मित करनी पड़ी। आखिरकार दिल्ली उस मरकज में भाग लेने के बाद ये हिमाचल में वापिस आए। हम कहते रहे कि अगर आप दिल्ली गए हैं, मेहरबानी करके हमको बताइए, जानकारी दीजिए, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद बाकी आपके परिवार की भी हिफाजत होगी और समाज को भी हम जो है इस कोरोना से जो है बचा सकते हैं। ऐसे में वो बहुत ज्यादा सहयोग देने के लिए आगे नहीं आए। आखिरकार हमको मस्जिद में जाकर के वहां पर उनको विवश होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, उनको क्वारंटाइन किया, वहीं उनके सैंपल लिए और उसी में पॉजिटिव निकले, तब जाकर के थोड़ा सा वो ये हुए, थोड़ा वो तैयार हुए सहयोग देने के लिए। और उसके बाद आगे बढ़कर के हमने तो यहाँ तक कि हिमाचल पहला राज्य है पूरे देश भर में जिसने आखिरकार फिर धमकी दी। हमने कहा अगर शाम के 5 बजे तक अगर आप जानकारी नहीं देंगे तो आपके खिलाफ 307 में मामला दर्ज किया जाएगा और बाद में मामला 302 में भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको किसी की जिंदगी के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है, कोई धर्म इजाजत नहीं देता है। ऐसे में उसका असर ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने जिक्र किया, आए सामने, जिन्होंने कहा कि हम गए थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा हम गए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हम उनके साथ मिले हैं। जो आए थे तबलीगी दिल्ली से, जो मरकज में भाग लेकर के वापस आए थे, उनको हम मिले हैं, उनके साथ बैठे हैं, चाय पी है, खाना खाया है। तो ऐसी बातें जब हुई तो उसके बाद लेकिन आपको क्या लगता है कि वो क्यों डरे और सहमे रहे? क्यों उस तरीके का माहौल था कि वो लोग सामने नहीं आ रहे थे? ये विचित्र परिस्थिति है। मुझे लगता है कि एक तो उनके दिमाग में इन बातों को लेकर के बहुत अलग तरह की धारणाएं हैं और उन धारणाओं को निकालना बहुत आवश्यक है, जो किसी भी तरह से देश हित में नहीं है। वो हट करके चीजों को मानते हैं, उस बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान को, भारत की व्यवस्था को सम्मान करना, स्वीकार करना, उसके साथ चलना, ये आवश्यक है। और अगर इसमें किसी भी धर्म में आप हो, लेकिन धर्म इन सारी चीजों की इजाजत नहीं देता कि आप जो है वो कानून का पालन ना करें, संविधान का पालन ना करें, यहाँ की मान्यताओं का के प्रति जो आस्था ना रखें। ये सारी चीजें गलत है। जिन चीजों को लेकर के उनका थोड़ा व्यवहार देखने को पूरे देश भर में मिला। जी जी। अच्छा, हम हिमाचल की बात करते हैं और हिमाचल का जो है प्रदेश, टूरिज्म पर उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट है। टूरिज्म
के लिए और पूरे के पूरे हिमाचल जो है उसकी इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट जो है वो टूरिज्म से आता है। इस कोरोना के संक्रमण के दौर में देखा गया कोविड-19 में कि टूरिज्म जो है वो ध्वस्त हो गया है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई है। तो आप इससे कैसे निपटेंगे, आपकी सरकार इससे कैसे निपटेगी? ये हमारे लिए सचमुच बड़ा चिंता का विषय है। और हिमाचल प्रदेश में तो जैसे ये सारा कोरोना वायरस का मामला पूरे देश में फैलने लगा, तो सबसे पहले हमने जो कार्रवाई की है उसमें स्कूल कॉलेज बंद करना, धार्मिक स्थानों में हमने आना जाना बंद कर दिया, और उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को हमको बंद करना पड़ा, टूरिज्म को बंद करना पड़ा। जो भी टूरिस्ट यहाँ हिमाचल प्रदेश में आने जाने का जो क्रम होता था उसको हमको रोकना पड़ा। ये रोकना इस वजह से पड़ा क्योंकि उसकी वजह ये है कि दूसरे प्रदेशों से जहां कोरोना फैल रहा था तो वहां के लोग हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में निकलने लगे, क्योंकि उनको लगा कि सुरक्षित स्थान है जहां पर जाकर के हम रह सकते हैं, सुरक्षित रहेंगे। वो उनकी भावना अच्छी थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है कि कौन आदमी कोरोना वायरस से का कैरियर बनकर के हिमाचल में आ जाएगा। इसलिए हमको अल्टीमेटली निर्णय लेना पड़ा, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का आय का सबसे बड़ा साधन है, और उस टूरिज्म इंडस्ट्री को हमको बंद करना पड़ा, टूरिस्ट को बंद करना पड़ा। और आर्थिक दृष्टि से पूरे देश को भी तो नुकसान है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसको आप कब तक बंद रखेंगे? कब तक आपके विचार से कब तक टूरिज्म को, हिमाचल प्रदेश को बंद रखना चाहिए? अभी तो मुझे जो हालात लगते हैं कि इस बार का जो हमारा टूरिज्म का जो पीक सीजन जो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक रहता था, अभी तो मुझे लग रहा कि ये इस बार का टूरिज्म का सीजन जो हमारा बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया है। बहुत ज्यादा लोग आने की परिस्थिति में भी नहीं हो पाएंगे, और खास तौर से कोरोना अभी देश में जिस तरह से अभी लगातार जो है जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, उस सारी चीज को अगर हम देखें तो अभी तक कहना उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़ा वक्त और लगेगा ऐसे में, और उस वक्त में ये सीजन तो हमारा डिस्टर्ब हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन हम कोशिश करेंगे, जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है, अगर देश में परिस्थितियां थोड़ी सुधर जाती हैं और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में भी नए मामले आने बंद हो जाते हैं, तो उस सूरत में हम हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री को शुरू कर देंगे। लेकिन आप शुरू भी कर देंगे, लेकिन लोग तो डरे हुए हैं, लोग तो शायद ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे, लोगों को डर लगेगा कि हम क्यों जाएं, अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। इस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है तो आपके लिए तो डबल वैमी जिसे कहते हैं वो होने वाली है। हाँ, निश्चित रूप से ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, उम्मीद तो हमको करनी ही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हालात सुधरेंगे तो टूरिज्म के सेक्टर में भी जो इम्पैक्ट आया उसका नुकसान तो जरूर हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद हालात सुधरेंगे और ठीक होंगे। जी अच्छा जयराम जी, सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से लेकर के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स तक वहाँ पर बनते हैं, और शुरू से हिमाचल प्रदेश का वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो जिसे कह सकते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है। लेकिन सोलन में कोरोना का प्रकोप भी है, वो आपका हॉटस्पॉट भी है। उसके मुतालिक आप क्या करने जा रहे हैं? क्या लग रहा है कि आप उसको कैसे खोलेंगे? क्या आप जोन वाइज कंटेनमेंट करेंगे, पूरी डिस्ट्रिक्ट को बंद करके रखेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले का आपने विशेष तौर से जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि सोलन जिले में अब हालात बहुत ठीक होने जा रहे हैं तेजी के साथ। वहां अभी नए मामलों की संख्या जो है बिल्कुल रुक गई है। फिर 2 मामले आए थे, एक लेडी दिल्ली से, वो इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार से थे, वो दिल्ली में बीमार थे, दिल्ली से वो वहां पर बद्दी में आए, कुछ दिन रुके और उसके बाद बीमार होने के बाद पीजीआई चले गए, उसकी डेथ हो गई थी वहां पीजीआई, रहने वाले वो दिल्ली के थे। उसके परिवार के लोग 4 जो पॉजिटिव आए थे वो तो मेदांता हॉस्पिटल में चले गए, और उसके बाद उसके परिवार के साथ जो जहां वो ट्रीटमेंट करने के लिए जो लेडी गई थी वहां के 2 मामले पॉजिटिव आए, और दोनों वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, ठीक हालत में है। एक उस प्राइवेट हॉस्पिटल का लैब टेक्नीशियन है, और एक उसके साथ में जो एक रिसेप्शनिस्ट है। ये दोनों सुधार करने के बाद और कोई बात उसके बाद कोई मामला हिमाचल प्रदेश में
वहां से नया नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम इस बात को कह सकते हैं कि सुधार हुआ है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारा फार्मा हब है, हमारा एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब हमारा बद्दी है। ऐसी सूरत में वहां पर फार्मा का तो प्रोडक्शन जो अभी भी हमारा शुरू हो गया है, कुछ फीसदी 25-30% पर हमारा चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर नए मामले वहां पर नहीं आते हैं तो हमें, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आएगी कि वहां हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक्टिविटीज को जो है वो सुचारू रूप से चला। इसमें मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लगा रखा है और आपने ये भी कहा था कि जो लोग बाहर जहां जहां भी हों वो वहीं रुक जाएं, वो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकते हैं। ऐसे मसले, इस तरीके के आपके आदेश के और सरकार के आदेश के बावजूद कुछ वीआईपी मूवमेंट्स हुए। ये देखा गया कि कुछ लोग ट्रकों में बैठ के, या कुछ वीआईपीज, एक आपके सांसद की बात आई थी कि वो लोग खुलेआम उन्होंने एंट्री की और वो वापस अपने प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग, मीडिया जगत के कुछ लोग जो है वो जोर जबरदस्ती से आए। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है और वो जो उसमें मामले उसमें पॉजिटिव आए। जहां तक सांसद की बात है, मंडी के सांसद आए हैं, वो प्रॉपर सारे प्रोसेस से आए और वो होम क्वारंटाइन में हैं, वो परिवार के साथ भी नहीं है, वो जहां उनका पुराना घर है वहां रुके हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, वहां पर जो है होम क्वारंटाइन में है वहां पर। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इस तरह का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस सारे विषय को लेकर के कुछ लोगों ने प्रश्न खड़ा किया है कि बहुत सारा लोग हिमाचल प्रदेश से बाहर जो फंसे हुए वो आना चाहते हैं। हमने उनको भी कहा कि आप आइए, लेकिन आपको भी उस क्वारंटाइन के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, हमने 14 दिन तक उनको बॉर्डर पर रखा, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पर रखा, क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन करने के बाद उसके बाद वो जब ठीक हुए, उनका मेडिकल करवाया गया और 14 दिन पूरे होने के बाद, 20 दिन पूरे होने के बाद, उसके बाद उनको क्वारंटाइन के लिए सलाह दे करके उनको भेजा गया। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वीआईपी मूवमेंट हिमाचल प्रदेश, मैं इस बात को कह रहा हूं कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर कहीं कार्रवाई होती है, कोई सख्त हम पालना कर रहे हैं इसमें, तो हिमाचल प्रदेश में है। मुझे बहुत सारे लोग मिले, वो बोलते हम दिल्ली से चले, लेकिन दिल्ली से हमको कोई रोकने में रास्ते मिले, लेकिन जब हम हिमाचल की सीमा में प्रवेश किए, हमको शिमला पहुंचे 6 जगह रोका गया, पूछा गया, उतारा गया, गाड़ी चेक की गई, हमारा पूरा प्रॉपर जो है वो पास को चेक किया गया। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति आएगी। एक बात जरूर है कि भाई जहां सांसद का जिक्र किया जा रहा है, सांसद होम क्वारंटाइन है, जो मेरी जानकारी। जी। अच्छा, ये दो इंडस्ट्रीज जो आपकी, ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि 2 इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल, क्या हिमाचल प्रदेश अपने लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा है? क्योंकि उसका टूरिज्म नीचे जाएगा, वाजिब सी बात है। तो स्वाभाविक रूप से हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि फार्मा का जो हमारा उद्योग जो हिमाचल प्रदेश में, वो ऐसे भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है देश के लिए। और यहाँ तक कि अभी जो ये मेडिसिन और दूसरे देशों में भी जारी है, तो ऐसे में बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम उम्मीद करते हैं, अब की बार सेब की अच्छी फसल है और तब तक के लिए अगर हालात में सुधार आ गया तो सेब की अच्छी फसल से थोड़ी हमारी गति जो है वो ठीक हो जाएगी। और जहां तक दूसरे सेक्टर है, हम कोशिश करेंगे, जैसे हालात सुधरते हैं, परिस्थितियां ठीक होती हैं, अगर नए मामले हिमाचल प्रदेश में नहीं आते हैं, तो हमने तैयारी कर दी है कि हम सारे नॉर्मल जो हमारी फंक्शनिंग है 20 तारीख के बाद धीरे धीरे उसको पटरी पर लाएंगे। और उसमें चाहे पीडब्ल्यूडी की लेबर है, मनरेगा की लेबर है, आईपीएस की लेबर है, और हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जहां पर साइट पर है, और उसमें जो पैरामीटर, जो गाइडलाइंस दी है, उनका पालन करते हुए उनको हम सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। चलिए, जयराम ठाकुर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जयराम ठाकुर आमने सामने में।
मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।